फ्रेंड्स, यश एकेडमी में आपका स्वागत है। हम कल देखा था व्हाट इज़ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। अभी हम देखने जा रहे हैं व्हाट आर द फीचर्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सो ईयर फर्स्ट वन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज अ nominal account. So nominal account rule that what is the expenses and losses credit the income or gains. तो यहाँ पे हमें पता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट. Second one, these accounts records only revenue, expenses and incomes of current year only. तो ये जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है, यहाँ पे जो हम एक्सपेंसेस जो है एंड इनकम्स है, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस एंड इनकम जो करंट ईयर के, वही हमें ट्रांसफ़र करना है. ये सेकेंड फीचर हो गया. थर्ड वन, इट इज़ सिमिलर लाइक अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो अकाउंट है वो भी नॉमिनल अकाउंट है. डेबिट द एक्सपेंसेस और लॉसेस, क्रेडिट द इनकम और गेंस. तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज जस्ट लाइक अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. इट इज़ प्रिपेयर टू फाइंड आउट सरप्लस और डेफिसिट. तो यहाँ पे हम जो फाइंड आउट करते हैं वो सरप्लस और डेफिसिट फाइंड आउट करते हैं. और सरप्लस मतलब एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, मतलब इनकम जब एक्सपेंडिचर से ज़्यादा होगा तभी हमें सरप्लस मिलेगा, और जब एक्सपेंसेस इनकम से ज़्यादा होगा तो हमें डेफिसिट मिलेगा. इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज ऑलवेज अकम्पनाइज विथ बैलेंस शीट. तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर का और बैलेंस शीट का कनेक्शन होता है, मतलब इट इज़ ऑलवेज अकम्पनाइड विथ बैलेंस शीट. इट हैज़ नो ओपनिंग बैलेंस. सरप्लस और डेफिसिट इज ट्रांसफर टू कैपिटल फंड. मतलब जैसे हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तैयार करते थे, उसका नेट प्रॉफिट और नेट लॉस जो था वो हम कैपिटल में ऐड और लेस करते थे, वैसे ही यहाँ पे सरप्लस और डेफिसिट जो मिलेगा वो हमें कैपिटल फंड में ट्रांसफ़र करना है, उसमें ऐड और लेस करना है. उसके बाद हम देख सकते हैं फीचर नेक्स्ट. It records all cash items as well as non-cash items which are related to current period. मतलब यहाँ पे जो रिकॉर्ड्स हम कैश आइटम जो भी करेंगे और नॉन कैश आइटम करेंगे, they are related to current period only. For example, salaries paid, outstanding salary, bad debts, depreciation on fixed asset. नेक्स्ट हम देख सकते हैं specimen in the books of income and expenditure for the year ended 31st March 2000 whatever. So here is specimen expenditures. So first one, to salaries paid. यहाँ पे जो salaries paid है उसमें से पहले हमें जो एडजस्टमेंट के लास्ट ईयर के जो सैलरीज होंगे वो हमें लेस करना है. तो पहले यहाँ पे इफेक्ट कैसा आएगा, जो सैलरीज है वो ट्रांसफ़र करने के बाद उसमें से लेस पेड फॉर लास्ट ईयर और पेड फॉर नेक्स्ट ईयर वो हमें लेस करना है. और आउटस्टैंडिंग जो होगा, अभी हमें आउटस्टैंडिंग पता है, हमें आउटस्टैंडिंग ऐड करना है और उसका दूसरा इफेक्ट जाता है बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में. सेम इफेक्ट यहाँ पे हमारे आउटस्टैंडिंग सैलरीज का करना है. फिर उसके बाद उसमें ऐड जो करना है वो प्रीपेड फॉर लास्ट ईयर, मतलब लास्ट ईयर का जो प्रीपेड होगा वो हमें यहाँ पे ऐड करना है. मतलब यहाँ पे ध्यान में रखना है जो सैलरीज है उसमें हमें लास्ट ईयर का और नेक्स्ट ईयर का होगा तो हमें लेस करना है, और आउटस्टैंडिंग होगा तो हमें करंट ईयर का ऐड करना है, और प्रीपेड लास्ट ईयर का होगा तो हमें ऐड करना है. फिर उसके बाद एज इट इज़ जैसे हमें प्रॉफिट लॉस और ट्रेडिंग में वेजेस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, रेंट, इंटरेस्ट, कन्वेंस, रेट्स एंड टैक्सेस, इंश्योरेंस प्रीमियम, ऑडिट फीस, ऑफिस एक्सपेंसेस, टेलीफोन, मेडिसिन, स्पोर्ट्स मटेरियल. तो यहाँ पे मेडिसिन के यहाँ तक जो है एडजस्टमेंट जो आइटम्स है, जैसे हम ट्रायल बैलेंस के ट्रांसफ़र करते थे ट्रेडिंग और प्रॉफिट लॉस के, वैसे ही हमें ये ट्रांसफ़र करना है. और यहाँ पे हम देख सकते हैं नया आइटम है, ये है स्पोर्ट्स मटेरियल्स. तो स्पोर्ट्स मटेरियल जो कंज्यूम किया है वो ड्यूरिंग द ईयर है, उसका ओपनिंग स्टॉक पहले लिखना पड़ेगा. फिर उसमें जितना भी हमने स्पोर्ट्स मटेरियल ऐड किया है वो हमें परचेस
जो है वो ऐड करना पड़ेगा। फिर उसके बाद स्पोर्ट्स मटेरियल का जो भी स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक होगा वो हमें लेस करना है। मतलब यहाँ पे स्पोर्ट्स मटेरियल जब दिया जाएगा तो उसका पहला ओपनिंग स्टॉक लिखना है, फिर उसके बाद ऐड करना है परचेसेस और लेस करना है ओपनिंग स्टॉक। फिर आगे देख सकते हैं repairs and maintenance, electricity charges, newspapers and periodical, sundry expenses, loss on sale of asset, depreciation on fixed asset. So all these expenses transfer to the debit side. फिर उसके बाद आएगा अपना सरप्लस, मतलब excess of income over expenditure. So that is called surplus. ये डेबिट साइड हो गई। अब हम क्रेडिट साइड में जाएंगे तो यहाँ पे देखो पहला है सब्सक्रिप्शन। जो सब्सक्रिप्शन है वो रिसीव्ड है, तो सब्सक्रिप्शन में लेस क्या क्या करना है। जो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड होगा फॉर लास्ट ईयर का और नेक्स्ट ईयर का, तो वो दोनों भी क्या करना है, लेस करना है। मतलब सब्सक्रिप्शन लास्ट ईयर का होगा और नेक्स्ट ईयर का होगा तो हमें लेस करना है। और ऐड करना है करंट ईयर का जो आउटस्टैंडिंग होगा तो हमें ये ऐड करना है। और रिसीव्ड ड्यूरिंग लास्ट ईयर फॉर करंट ईयर, मतलब करंट ईयर का है लेकिन लास्ट ईयर में दिखाए गए दे गया है तो उसमें हमें ऐड करना है। मतलब सब्सक्रिप्शन जब दिया जाएगा तो लास्ट ईयर का रिसीव्ड होगा और नेक्स्ट ईयर का होगा तो हमें लेस करना है और ऐड कौन सा करना है, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग। और जो रिसीव्ड दिखाई दे गया है करंट ईयर का लास्ट ईयर में तो वो भी हमें ऐड करना है। फिर उसके बाद ये सब इनकम है, रेंट, इंटरेस्ट, डिविडेंड, गवर्नमेंट ग्रांट्स जब जनरल होंगे तो यहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे। ग्राउंड रेंट है, संडे रिसिप्ट, एंट्रेंस रिसिप्ट जब यहाँ पे रेवेन्यू दे ब्रैकेट में होगा तभी ये यहाँ पे ट्रांसफ़र करना है। एंट्रेंस फीस भी रेवेन्यू है तो वो 50% इसमें ऐड करनी पड़ेगी, जो भी एडजस्टमेंट होगी वैसी। एडमिशन फ़ीस, डोनेशन जनरल होंगे क्योंकि डोनेशन जनरल और स्पेसिफिक फंड के लिए दिए जाते हैं। जो जनरल होंगे तो हम डोनेशन यहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे और स्पेसिफिक मतलब फॉर बिल्डिंग फंड होंगे डोनेशन और एनी प्राइज फंड होगा तो वो यहाँ पे नहीं आएगा। मतलब सिर्फ जनरल डोनेशन लेना है। हमने कोई एसेट सेल किए उसके ऊपर प्रॉफिट मिला है तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट तो यहाँ पे आ जाएगा। जो डेफिसिट होगा वो क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र करना है। तो डेफिसिट कब आता है, एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस ओवर इनकम। फिर इसके बाद हम देख सकते हैं ये होगा अपना स्पेसिमेन। फिर यहाँ पे दिया है व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो हम आगे जाएंगे तो हाउ टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट वी नो एज इट is a nominal account. All revenue expenses and losses are debited it and all revenue incomes and gains are credited to it. So it is similar to profit and loss account. So afterwards we prepare balance sheet. So balance sheet, we know that balance sheet is not a account, it is a statement. And this balance sheet is a statement of assets and liabilities of the organization as on particular date. So the balance sheet of non-trading organization is similar to the balance sheet of sole trading concern or organization. मतलब ये balance sheet हमने जो पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट में तैयार की थी और ये नॉन प्रॉफिट की बैलेंस शीट है, दोनों भी सेम होती है। A balance sheet only show capital receipt and capital expenditure, and balance sheet is prepared with the view to measure the exact financial position of organization on concern on a certain date, normally at the end of the year. तो हमें पता है बैलेंस शीट हम क्रिएट करते हैं वो at the end of the year and it is show the exact financial condition of the organization. So the excess of asset over liabilities is termed as a capital fund. तो कैपिटल फंड कब आता है, जब एसेट the excess of asset over liabilities is termed as a capital fund and it is the opening balance of capital fund is
not known, it can be ascertained as the balancing figure by preparing opening balance sheet. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं आगे एडजस्टमेंट दिए है, और ये एडजस्टमेंट जो हमने पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट में देखे थे और नॉन प्रॉफिट की जो एडजस्टमेंट है, थोड़ों दोनों में ही पास छः दो और चार जो एडजस्टमेंट है वो सेम टू सेम है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो पहले एडजस्टमेंट है वो रेंट है 11 मंथ की, ये हमारी हिडन एडजस्टमेंट है, ब्रैकेट में होगा तो हिडन एडजस्टमेंट मतलब यहाँ पे 1 मंथ का हमें क्या करने का है, आउटस्टैंडिंग यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा 11,000। ये भी एडजस्टमेंट हमने पहली बार देखी है। फिर उसके बाद हम देख सकते हैं 10% लोन फ्रॉम बैंक ऑफ इंडिया ₹20,000, मतलब ये जो लोन लिया गया है वो 20,000 का 10% है और लोन है 1 जनवरी 2020 को लिया है। मतलब ये भी हमारे वैसे फाइनल अकाउंट जैसे ही एडजस्टमेंट है, मतलब यहाँ पे 20,000 के ऊपर हमें 10% इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा और जनवरी टू मार्च आएगा 3 मंथ्स का यहाँ पे इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। ये भी हमारे एडजस्टमेंट फाइनल अकाउंट में थी वैसी ही है यहाँ पे भी। लीज होल्ड लैंड ₹1 लाख फॉर 10 years फ्रॉम 1 अप्रैल 2019। अभी लीज होल्ड लैंड की जो अमाउंट है 1 लाख और ये 1 लाख है वो 10 ईयर की है और यहाँ पे तारीख दी गई है 1 अप्रैल 2019, तो यहाँ पे भी वैसे ही डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा। फिर उसके बाद सेल प्रोसीड ऑफ फर्नीचर, उसकी बुक वैल्यू है 7,500, मतलब जो फर्नीचर परचेस किया गया था वो था 7,500 और उसको सेल की गई है 8,000, तो हमें यहाँ पे 500 जो भी प्रॉफिट मिलता है वो भी ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। ये सब एम्प्लॉयड एडजस्टमेंट है। यहाँ पे हम देख सकते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जो हमने 10% फिक्स डिपॉजिट के बोले थे वो ऐसे करने का है। फिर उसके बाद कैपिटल फंड जो है, कैपिटल फंड इज़ नोन ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न, मतलब कैपिटल फंड हम जैसे पहले पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट में कैपिटल लिखते थे वो लायबिलिटी साइड में आते थे, वैसे ही कैपिटल फंड हमें लायबिलिटी साइड में ही ट्रांसफ़र करना है और इसमें जो भी कैपिटल इनकम होंगे और सरप्लस हो गए वो हमें ऐड करना है और डेफिसिट होगा तो हमें वहाँ से डिडक्ट करना है। फिर आगे हम देख सकते हैं यहाँ पे है स्पेसिमेन ऑफ बैलेंस शीट। तो कैपिटल फंड जो है उसका है ओपनिंग बैलेंस, उसमें ऐड क्या क्या करना है तो आप देख सकते हैं। पहले हमने जो डोनेशन देखा था वो डोनेशन यहाँ पे कैपिटलाइज है, मतलब जनरल डोनेशन, और जो 50% होगा वो कैपिटलाइज होगा तो उसमें हमें ऐड करना है। एंट्रेंस फी भी जो रेवेन्यू होगी तो वहाँ पे एक ट्रांसफ़र करना है और दूसरा इफेक्ट यहाँ पे ऐड करना है, मतलब वो कैपिटलाइज हो गई है। तो कैपिटल फंड में जब कैपिटलाइज कोई एडजस्टमेंट होगी डोनेशन की और एंट्रेंस फीस की तो हमें कैपिटल फंड में ऐड करना है। फिर उसके बाद जो सरप्लस होगा वो भी हमें ऐड करना है और उसके बाद जो सरप्लस के बदले डेफिसिट आ जाएगा तो डेफिसिट हमें यहाँ पे लेस करना है, ध्यान में रखना है। मतलब हमारा जो कैपिटल फंड है उसका ओपनिंग बैलेंस लिखने के बाद उसमें डोनेशन और एंट्रेंस फीस अगर कैपिटलाइज हो गई है तो हमें ऐड करना है और सरप्लस आएगा तो भी ऐड करना है और डेफिसिट आएगा तो डेफिसिट हमें लेस करना है। फिर उसके बाद हम देख सकते हैं सब फंड है, बिल्डिंग फंड, एंडाउनमेंट फंड, टूर्नामेंट फंड, स्पेशल फंड, चैरिटी फंड, सन्डी क्रेडिटर्स, बैंक और ड्राफ्ट, अदर लोन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्री रिसीव्ड इनकम दैट इज सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, लाइफ मेंबरशिप फीस, ये हमारे लाइबिलिटी साइड होगी। और एसेट देख सकते हैं कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, फिक्स डिपॉजिट, इन्वेस्टमेंट, सन्डी डेटर्स, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर एंड फिक्चर्स, प्लांट एंड मशीनरी, इक्विपमेंट्स, प्ले ग्राउंड, मोटर व्हीकल्स, लाइब्रेरी बुक्स, स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, स्टॉक ऑफ ड्रग्स, लोन्स एंड एडवांसेस गिवन, एक्रूड इंटरेस्ट, प्रीपेड एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग इनकम। मतलब यहाँ पे हम देख सकते हैं जो बैलेंस शीट हमारे पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट की थी वैसे ही है, खाली 2-4 आइटम जो है वो अलग अलग यहाँ पे आ गए हैं। तो हमारी यहाँ पे बैलेंस शीट हो गई और इसमें जो हमें
बैलेंस शीट तैयार करने के बाद उसमें जो कैपिटल फंड होगा, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट था उसका जो ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस है उसमें हमने सरप्लस ऐड किया है, तो उसके जो भी एडजस्टमेंट होंगे, जबकि अब हम यहाँ पे देख सकते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है उसमें ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस और ऐड सरप्लस जो करंट ईयर का हमने ऐड किया है। फिर उसके बाद जो आउटस्टैंडिंग प्रीपेड एक्सपेंसेस है जो हमने पहले इफेक्ट किए थे वैसे इफेक्ट किए करना है। मतलब आपको पता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होंगे तो हमें जो भी जिस आइटम पर हो गए उसमें ऐड करना है और दूसरा इफेक्ट लायबिलिटी साइड में करना है। वैसे ही प्रीपेड एक्सपेंसेस का भी जैसे हमने पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट में किया था, मतलब प्रीपेड एक्सपेंस होंगे तो हमें लेस करना है और दूसरा इफेक्ट बैलेंस शीट के एसेट साइड में ट्रांसफ़र करना है। फिर उसके बाद एक्रूड इनकम और आउटस्टैंडिंग इनकम होंगे तो इनकम में हमें ऐड करना है और जो दूसरा इफेक्ट होगा वो हमें आउटस्टैंडिंग इनकम एसेट में ट्रांसफ़र करना है। वैसे ही इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, वो भी दो इफेक्ट आएंगे, तो हमें जो इनकम रिसीव्ड है एडवांस वो हमें क्रेडिट साइड में से डिडक्ट करना है और लेस करना है इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में और लायबिलिटी साइड में ट्रांसफ़र करना है। फिर उसके बाद बहुत इम्पॉर्टेंट जो एडजस्टमेंट है वो है सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन है मतलब ये है मेंबरशिप। तो सब्सक्रिप्शन इज अ रेवेन्यू इनकम ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न and subscription may be given periodically and all members have to pay subscription regularly, so it is created to income and expenditure account। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं सब्सक्रिप्शन एज क्लासिफाइड एज, तो हियर आर 4 टाइप्स, दैट इज सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट ईयर रिसीव्ड इन द करंट ईयर, सेकेंड वन सब्सक्रिप्शन ऑफ प्रीवियस ईयर रिसीव्ड इन करंट ईयर, थर्ड वन सब्सक्रिप्शन of next year received in the current year, and fourth subscription of current year is outstanding। मतलब यहाँ पे सब्सक्रिप्शन जो है करंट ईयर का होगा और रिसीव्ड होगा तो वो पहला एक टाइप होगा, दूसरा एक प्रीवियस ईयर का होगा लेकिन रिसीव्ड इन करंट ईयर का होगा तो सेकेंड टाइप है, और थर्ड जो है नेक्स्ट ईयर का होगा लेकिन वो रिसीव्ड है करंट ईयर में, और फोर्थ आएगा जो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है वो फोर्थ टाइप होगा। फिर उसके बाद हम देख सकते हैं डेप्रिसिएशन भी हमें पता है। डेप्रिसिएशन हम क्या करते हैं, पहले एडजस्टमेंट जिसके ऊपर मतलब एसेट जो होगी उसमें से लेस करना है और दूसरा इफेक्ट हम यहाँ पे इनकम और एक्सपेंडिचर के डेबिट में ट्रांसफ़र करेंगे। फिर उसके बाद कैपिटलाइजेशन ऑफ एंट्रेंस फीस। जो एंट्रेंस फीस है तो एंट्रेंस फीस मतलब क्या है, एंट्रेंस फीस आर द फीस पेड बाय द पर्सन्स हु इंटेंड टू बिकम अ मेंबर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑन कंसर्न। मतलब हमें जो एंट्रेंसशिप मिलते हैं मतलब हम उसके मेंबर्स हो जाएंगे ऑर्गेनाइजेशन के, तो हम पहले उसकी फ़ीस पेड करते हैं तो उसे हम एंट्रेंस फीस कहते हैं। मतलब हमें एंट्री फ़ी हम देने के बाद हमें उसका रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। तो जनरली एंट्रेंस फीस आर ट्रीटेड एज कैपिटल रिसिप्ट और इनकम, बट सम टाइम पार्ट ऑफ इट कैन बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू रिसिप्ट। मतलब एंट्रेंस फीस जो है वो ट्रीटेड एज ए कैपिटल इनकम होता है, लेकिन कभी कभी वो जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया जाएगा प्रॉब्लम में तो वहाँ पे रेवेन्यू होगा तो हम उसको इनकम ही रखेंगे। अगर वहाँ पे 50% कैपिटलाइज होगा तो 50% हमें कैपिटल फंड में ऐड करना है। तो पहले जो एंट्रेंस फीस रिसीव होगी तो 50,000 का इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड में इफेक्ट करना है, और उसमें जो एडजस्टमेंट होगी 50% कैपिटलाइज, तो 50,000 में से 25,000 50% हमें इनकम में रखने हैं और 25,000 कैपिटल फंड में ऐड करना है। ये ध्यान में रखना है, ये नई एडजस्टमेंट है। जब भी एंट्रेंस फीस के ऊपर डोनेशन के ऊपर ऐसे एडजस्टमेंट आएगी मतलब 50% कैपिटलाइज हो जाएंगे तो उनमें से जो 50% हुए वो हमें इनकम और एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड में रखने हैं और 50% क्या करना है कैपिटल फंड में ऐड करना है। फिर उसके बाद हम देख सकेंगे क्रिएशन ऑफ स्पेशल फंड्स आउट ऑफ द डोनेशन। अब यहाँ पे दो टाइप है डोनेशन के, एक है जनरल और एक है स्पेसिफिक डोनेशन। तो डोनेशन जो है यहाँ पे ट्रीटेड एज रेवेन्यू इनकम, so it will be shown on the income side of
इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, मतलब जनरल रेवेन्यू डोनेशन होंगे तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र करना है। अगर स्पेसिफिक डोनेशन होगा, मतलब दिस डोनेशन आर समटाइम्स गिवन फॉर स्पेसिफिक पर्पज एंड दिस पर्पज यूटिलाइज द अमाउंट डोनेटेड बाय हिम, तो दैट डोनर स्पेसिफाइज द पर्पज फॉर यूटिलाइज द अमाउंट डोनेटेड बाय हिम, मतलब वो डोनेशन बिल्डिंग फंड के लिए दे रहा है, और डोनेशन फॉर प्राइज फंड होगा, और डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स टूर्नामेंट होगा, तब वो 50% होगा, और जितना भी परसेंटेज होगा वो हमें पहले लेस करनी है और वो कैपिटल फंड में ऐड करना है, तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी में आएगा। मतलब ध्यान में रखना है, जब डोनेशन रेवेन्यू होगा तो हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र करना है, अगर कैपिटलाइज होगा तो उसमें से 50% हमें कैपिटल फंड में ऐड करना है। फिर उसके बाद हम देख सकेंगे स्टेशनरी। तो यहाँ जो स्टेशनरी है उसका पहला स्टॉक ऑफ स्टेशनरी का ओपनिंग बैलेंस पहले लिखना पड़ेगा, और उसमें जो जितना भी हमने स्टेशनरी परचेस किया है ड्यूरिंग द ईयर, मतलब करंट ईयर का, वो हमें ऐड करना है, और उसमें आउटस्टैंडिंग होगा एडजस्टमेंट का, वो भी ऐड करना है, और कोई क्लोजिंग स्टॉक होगा, बैलेंस होगा तो हमें लेस करना है। मतलब ऐसा उसका फॉर्मेट आता है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, उसमें ऐड परचेसेस, ऐड आउटस्टैंडिंग एंड लेस क्लोजिंग स्टॉक। तो स्टेशनरी कंज्यूम इज टू बी डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर, मतलब स्टॉक ऑफ स्टेशनरी जो हम लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, वो हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड में ट्रांसफ़र करना है, और जो क्लोजिंग स्टॉक जो होगा वो हम लेस करने वाले हैं, वो दूसरा इफेक्ट आएगा बैलेंस शीट के एसेट साइड में। फिर उसके बाद ऐसा ही सेम इफेक्ट हमें स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम, मेडिसिन और ड्रग्स होगा, उसके बारे में करना है। फिर उसके बाद हम जाएंगे ओपनिंग बैलेंसेस ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, ओपनिंग बैलेंस शीट, मतलब at the beginning of accounting year the accounts of assets and liabilities shows balance. So with the concern with these opening balances, opening balance sheet is prepared. While preparing final account of the concern, these balances are property taken into account. तो यहाँ पे कैपिटल फंड जो है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं बैलेंस शीट में हम ट्रांसफ़र करेंगे लायबिलिटी साइड में, तो उसका ओपनिंग बैलेंस कैसे ट्रांसफ़र करेंगे वो हम आगे देखेंगे। फिर उसके बाद एंट्रेंस फीस सब्सक्रिप्शन हमारा हो गया। इम्पोर्टेंट टर्म्स नेक्स्ट है जो है लेगेसी। तो लेगेसी मीन्स गिफ्ट रिसीव्ड अंडर द विल ऑन द डेथ ऑफ अ डोनर, मतलब जो डोनर है जिसकी डेथ हो गई लेकिन उसकी विल है कि जो हम स्पेसिफिक पर्पस के लिए वो डोनेशन दे रहा है और कोई गिफ्ट दे रहा है, तो उसे हम लेगेसी बोलते हैं। तो जनरल गिफ्ट होगा तो रेवेन्यू इनकम क्रेडिट साइड में हम ट्रांसफ़र करेंगे। अगर स्पेसिफिक होगा, मतलब ये कैपिटल रिसिप्ट है, तो इट शुड बी शोन ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। फिर उसके बाद देखेंगे लाइफ मेंबरशिप फीस। In not-for-profit concern, same members pay life membership fees. It is non-recurring income, therefore it will be shown on the liability side of balance sheet. So it is non-recurring income, so that's why we transfer these life membership fees that the balance sheet liability side. फिर उसके बाद sale of old asset. When any asset become obsolete or useless फॉर द कंसर्न इट इज़ सोल्ड आउट, मतलब एक कोई एसेट एब्सोल्यूट हो गया है वो और तो उसे बेचना पड़ेगा, मतलब इट इज़ सोल्ड आउट। सो अमाउंट रियलाइज ऑन इट द कैपिटल रिसिप्ट, द बुक वैल्यू ऑफ सेल ऑफ सच एसेट इज डिडक्टेड फ्रॉम द कंसर्न एसेट, मतलब जो बुक वैल्यू उसकी होगी एसेट की वो डिडक्ट करेंगे कंसर्न एसेट से, और जो डिफरेंस होगा एंड दिस डिफरेंस of the book value and realized value is either profit or loss or sale of assets. So if there is a profit, it should be shown to the income side, or if there is a loss, it should be transfer expenditure side. मतलब यहाँ पे हमारी एक एसेट सोल्ड करने वाले, तो ओल्ड एसेट सोल्ड करने के उसके ऊपर हमें जब प्रॉफिट मिलेगा तो प्रॉफिट हम इनकम साइड में, मतलब क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र करेंगे। अगर लॉस होगा तो डेबिट साइड में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के। फिर उसके बाद सेल ऑफ स्क्रैप न्यूज़पेपर, सेल ऑफ
old material is sold in the market, it is treated as a recurring income. मतलब सेल ऑफ स्क्रैप होंगी तो उसका इफेक्ट जो है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड में होगा. और सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर इज अ मिसलेनियस इनकम, सो इट इज ट्रांसफर टू द क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. इसके पहले हम स्पेसिफिक डोनेशन, जनरल डोनेशन देखे है, स्पेसिफिक फंड भी देखा है. तो नेक्स्ट है एंडोनमेंट फंड. इट इज़ अ फंड क्रिएटेड आउट ऑफ स्पेसिफिक अमाउंट embarked, gifted or donated. The income, this fund is specific income, so it shows on the liability side of the balance sheet. तो endowment fund होगा तो हमें बैलेंस शीट के लायबिलिटी में ट्रांसफ़र करना है. जो स्पेसिफिक अमाउंट जो है जो डोनेट किया जाता है उसे एंडाउनमेंट फंड कहते हैं. तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कोई एडजस्टमेंट है तो हमें जो बैलेंस शीट दी गई है ये है 31 मार्च 2017, मतलब प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट है. उसका स्टॉक ऑफ स्टेशनरी हमारा है, मतलब क्लोजिंग स्टॉक जो स्टेशनरी का है वो 800 है. और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हमें दिया गया है वो है 31 मार्च 2018, मतलब यहाँ पर करंट ईयर हमारा है 31 मार्च 2018. तो करंट ईयर में स्टेशनरी परचेस की गई है 7000 और नेक्स्ट प्रीवियस ईयर की जो स्टॉक था स्टेशनरी का वो है 800. ये ध्यान में रखना है क्या दिया गया है प्रॉब्लम में. तो यहाँ पे करंट ईयर है 31 मार्च 2018 और 31 मार्च 2017 ये है प्रीवियस ईयर. तो प्रीवियस ईयर का जो स्टॉक है स्टेशनरी का वो है 800 और करंट ईयर का जो स्टेशनरी परचेस की गई है ये है 7000. फिर उसके ऊपर एडजस्टमेंट है ₹1500 इज आउटस्टैंडिंग फॉर स्टेशनरी बिल. तो आउटस्टैंडिंग है मतलब हमें पता है आउटस्टैंडिंग होगी तो हमें ऐड ही करना है. और दूसरा जो है स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, तो स्टॉक ऑफ स्टेशनरी मतलब क्लोजिंग स्टॉक हमारा है 1300, मतलब यहाँ पे 4 आइटम दिए गए हैं. इस साल का स्टेशनरी है 7000 और प्रीवियस ईयर का जो था स्टॉक वो है 800 और जो एडजस्टमेंट दी गई है वो है 1500 आउटस्टैंडिंग और एडजस्टमेंट है स्टॉक ऑफ स्टेशनरी मतलब क्लोजिंग स्टॉक है 1300. तो कैसे ट्रांसफ़र करते देखते. तो स्टॉक ऑफ स्टेशनरी देखो हमारा 1 अप्रैल 2017 का है, वो हमने यहाँ पे लिख दिया 800. उसमें ऐड किया परचेस ड्यूरिंग द ईयर, तो परचेस हो गया 7000. तो पहले हमने प्रीवियस ईयर का स्टॉक लिया, उसमें इस ईयर का परचेस किया है वो हमने ऐड किया और एडजस्टमेंट 1500 है वो आउटस्टैंडिंग है इसलिए हमने ऐड किया है. फिर ये स्टॉक ऑफ स्टेशनरी में ऐड करने के बाद टोटल अमाउंट आ गई 9300. उसमें हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक है तो मतलब क्लोजिंग स्टॉक है मतलब हमें लेस करना है तो लेस किया 1300. तो स्टेशनरी कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर हो गया 8000. ये ऐसी क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी के ऊपर एडजस्टमेंट है. तो हमें जब ट्रांसफ़र करेंगे आगे का तो रिलेटिंग है सब्सक्रिप्शन. तो सब्सक्रिप्शन ये बहुत इम्पोर्टेंट एडजस्टमेंट होती है उसके ऊपर. तो सब्सक्रिप्शन यहाँ पे हम देख सकते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया गया है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018. तो सब्सक्रिप्शन अभी 31 मार्च 2018 मतलब यहाँ इसमें 3 ईयर्स दिए गए हैं. तो कौन से करंट ईयर वो पहले सोचना है. मतलब ये 17 to 18 है करंट ईयर है, 16 to 17 है मतलब लास्ट ईयर है और 18 to 19 मतलब ये नेक्स्ट ईयर. ये पहले समझना चाहिए. मतलब 2016-17 का मतलब प्रीवियस ईयर का सब्सक्रिप्शन है 1500 और 2017 to 18 का है 80,000 एंड 18 to 19 नेक्स्ट ईयर का है 3500. फिर उसके ऊपर ये एडजस्टमेंट है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर वॉज ₹7,000. तो करंट ईयर मतलब हमारा सब्सक्रिप्शन है 80,000, उसमें ये 7,000 करंट ईयर का ऐड करना पड़ेगा. फिर उसके बाद आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हमें दिया गया है 16 to 17 है ये 2000 एंड सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ड्यूरिंग द लास्ट ईयर ₹8,000. तो
आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 16 to 17 है 2000, तो यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं 16 to 17 का 1500, लेकिन एडजस्टमेंट में दिया गया है 2000 और सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस है वो 8000। तो इसका इफेक्ट देखो कैसे होगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं सब्सक्रिप्शन हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर के क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र करेंगे। तो सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का लिया हमने 80,000 और यहाँ पे जो करंट ईयर का जो एडवांस है 8,000 तो वो भी हमने ऐड किया है और आउटस्टैंडिंग है ये 7,000। मतलब जो पहली और सेकंड वाली एडजस्टमेंट थी, एक आउटस्टैंडिंग करंट ईयर की थी 7,000 वो भी ऐड किया है और जो एडवांस दिया गया है 8,000 मतलब एडवांस नेक्स्ट ईयर का होता है वो भी हमें ऐड करना है। तो यहाँ पे आ गए हमारे 95,000 करंट ईयर के। फिर उसके बाद हम देख सकते हैं ये हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ट्रांसफ़र हुआ, मतलब सब्सक्रिप्शन में हमने आउटस्टैंडिंग भी ऐड किया, एडवांस भी ऐड किया, लेकिन जो प्रीवियस ईयर का था वो था 1500 1500 और जो सेकेंड एडजस्टमेंट है, सेकेंड एडजस्टमेंट दिए गए 2000। तो डिफरेंस जो है वो हमें यहाँ पे बैलेंस शीट के एसेट साइड में लेना पड़ेगा, मतलब वो आएगा 16 to 17 500 और ये जो 7,000 हमने करंट ईयर का ऐड किया था वो यहाँ पे आ जाएगा 7,000। तो 500 प्लस 7,000 आ गया 7,500। तो कैसा इफेक्ट किया पहले ध्यान में रखो। सब्सक्रिप्शन लिया पहले 80,000, जो एडवांस था वो भी 8,000 ऐड किया है, आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का वो था 7,000 मतलब एडवांस नेक्स्ट ईयर का होगा वो भी ऐड करना है, आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का होगा तो भी ऐड करना है। फिर जो आउटस्टैंडिंग 7,000 ऐड किया था वो दूसरा इफेक्ट आएगा बैलेंस शीट के एसेट साइड में, लेकिन जो लास्ट ईयर का 1500 था बट एडजस्टमेंट जो दिखाया गया था वो था 2000, तो डिफरेंस जो है 500 वो भी हमने यहाँ पे एसेट साइड में ट्रांसफ़र किया है। फिर उसके बाद हमें यहाँ पे दिया गया था वो 2018 to 19 वो है 3,500, वो हमें बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में हम ट्रांसफ़र करेंगे। तो ये हो गया हमारे सब्सक्रिप्शन के बारे में कैसे एडजस्टमेंट आ जाती है। तो आपको ये सब्सक्रिप्शन और जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बारे में बताया आपको समझ में आया होगा। तो आपको कमेंट करना है और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, शेयर करो और लाइक करो। धन्यवाद।